देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 14 अगस्त भारत के इतिहास का काला दिवस था। भारत के इतिहास में ये एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जिस दिन भारत के भूगोल, समाज, संस्कृति सभी का बंटवारा हो गया। नफरत और हिंसा ने लाखों लोगों को अपने घर से विस्थापित किया और लाखों की संख्या में जानें चली। अखंड भारत की आज़ादी के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख को आंसू से लिखकर रक्त रंजित कर दी गई। देश का विभाजन हो गया। भारत के विभाजन की पीड़ा को इसलिए नहीं भुलाया जा सकता कि ये दिन भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। हम भारतीयों को इस दिन याद रखना चाहिए। हम भारतीयों को इस दिन को इसलिए याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी लाखों बहनें और भाई विस्थापित हो गए और कई लोगों ने बेवजह नफरत के कारण अपनी जान गंवा दी। उन्हें विभाजन के दौरान यातनापूर्ण व्यवहार किया गया और हिंसा का सामना करना पड़ा। विभाजन का दर्द उस दौरान हुई हिंसा की स्मृति में आज भी गहराई से अंकित है। 30 अगस्त 1906 को घोर सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने अपने जन्म से ही पृथकतावादी नीति को अपनाया और भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध किया। 1939 में मुस्लिम लीग ने देश में व्यापक दंगे करवाए। लाहौर में 1940 में मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मुस्लिम लीग ने साफ तौर पर यह घोषणा कर दी कि वे साथ साथ रहने की अपेक्षा अलग देश चाहते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के तहत देश में दंगे और उन्माद फैलाया गया और देश में हत्या, लूट, आगजनी और दुराचार का दौर शुरू हो गया। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहती हूँ कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति कारगर साबित हुई और भारत का विभाजन हो गया। पूर्वी बंगाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ और 90 लाख थी, जिसमें 30% हिंदू थे। उसमें 50 लाख हिंदू पश्चिम बंगाल आ गए, लेकिन फिर भी 2 लाख लोगों की हत्याएं हुई। पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को निर्धारित क्षेत्र में नजरबंद करके रखा गया और उनके जजिया कर वसूला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए। 1 करोड़ से अधिक लोग बेघर हुए। 1 से ज़्यादा महिलाओं के साथ अनाचार हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग की विभाजन की मांग का समर्थन तो किया ही, इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक मुस्लिम सदस्यों को निर्देश दिया कि वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के बौद्धिक बल प्रदान करने के लिए मुस्लिम लीग में शामिल हुए। जिन्ना अथवा मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का निर्माता कहना बहुत उचित नहीं है। इसमें कांग्रेस की नीतिगत असफलता भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जिन्ना तो जिम्मेदार है ही हैं, लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो भी इसमें जिम्मेदार हैं। जिन्ना ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि उनको इस बात की कल्पना तक नहीं थी कि वे जीते जी पाकिस्तान का अस्तित्व देख सकेंगे। 15 या 16 अगस्त 1947 की तारीख जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर के DAV कॉलेज कैंपस पहुँचे तो वहाँ हजारों की संख्या में पीड़ित दुखी शरणार्थियों ने गुस्से में नेहरू वापस जाओ, गो बैक नेहरू के नारे लगाने शुरू किए। लोगों को गुस्सा देखकर पंडित नेहरू और बलदेव सिंह वापस आ गए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पंडित नेहरू ने मात्र प्रधानमंत्री कुर्सी पाने के लिए न केवल देश के टुकड़े करवाए बल्कि लाखों लोगों के खून से भारत भूमि को निभा दिया। घृणा का जो बीज उस समय बोया गया उन्हें पूर्णतः नष्ट करने के लिए आने वाली हमारी पीढ़ियों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा। ये बात समझने में हर कोई नाकाम रहा कि यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवादी थे, उनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में था, तो वे अचानक धर्म के नाम पर होने वाले विभाजन को स्वीकार करने के लिए कैसे सहमत हो गए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमुख नेता रहे हैं।
उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू मेरे सबसे प्यारे दोस्तों में थे। फिर भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उन्होंने राष्ट्रीय उद्देश्य और सरकारों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। मतलब उन्होंने पहले भी विश्वासघात किया था। ये बात मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने स्वयं से कही है। अंग्रेज़ों की उत्तराधिकारी होने के कारण कांग्रेस ये गलतफहमी पाली हुई थी कि जब अंग्रेज विदेशी होते हुए मात्र 2 समूहों में एक दूसरे को लड़ाकर 200 साल तक राज कर सकते हैं, तो हम स्वदेशी होते हुए भी 2000 साल तक राज क्यों नहीं कर सकते। आज जो कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की ध्वजावाहक बनने का ढोंग करती है, उसी कांग्रेस ने कई सांप्रदायिक कानूनों को पारित कराने में कांग्रेस की मदद की थी। अंग्रेजों ने सदैव वोट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, जिसका अनुसरण कांग्रेस पार्टी के रहते हुए उनके मानस पुत्र आज भी कर रहे हैं। उन्होंने भारत के नागरिकों को अलग अलग समूहों में विभाजित कर रखा था। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये समझ से परे है कि क्यों एक तरफ तो कांग्रेस मुस्लिम लीग की प्रत्येक अन्यायपूर्ण मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ वंचित और शोषित वर्ग को उनके न्यायपूर्ण अधिकार देने के लिए भी तैयार नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस के रवैये की आलोचना की है। हम विभाजन की विभीषिका को सदैव स्मृति में रखना चाहते हैं, जिससे विभाजन और इसके कारण ही परिस्थितियाँ जैसे तुष्टीकरण की नीति, विभाजनकारी ताकतों के विचारों को हावी होने देना और लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली सोच के साथ खड़ा होना जैसी स्थितियां फिर कभी नहीं होनी चाहिए। विभाजन को एक सबक के रूप में लेना चाहिए ताकि भारत अतीत की गलतियों को ना दोहराए और देश तुष्टीकरण का रास्ता ना अपनाए, खासकर जब हमारे पड़ोस में अस्थिरता पहले से ही अधिक बढ़ गई हो। भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को देश के विभाजन के दौरान लाखों भाई बहनों द्वारा झेली गई यातना और वेदना को याद दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हमें मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 14 अगस्त को प्रदेश के सभी संख्यात्मक 98 जनपदों में देश की विभाजन की विस्थापित तथा शहीद हुए देशवासियों की स्मृति में मौन जुलूस निकालेगी। सामने आई है, आपने जैसे जैसे बताया है, तो आगे क्या इसमें नीतियाँ रहेंगी और किस तरह से काम किया जाएगा? देखो, उस समय जवाहरलाल नेहरू के मन में केवल कुर्सी हथियाने की एक भूख थी और उन्होंने कुर्सी हथियाने की वजह से ही सारी शर्तों को माना और देश के टुकड़े टुकड़े कर। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। राष्ट्रवादी विचारधारा की हमारी सरकार है और उसमें चाहे कुछ भी करना पड़े हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे सपूतों के लिए, इस देश के अस्तित्व पर कभी भी कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। ठीक।